हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स, उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, रिएक्शन विद वाटर, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया था। और मैंने कहा था कि ये तुमको एटॉमिक नंबर सारे याद करने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एटॉमिक नंबर्स भी आने चाहिए और हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए। तो उम्मीद कर रही हूँ कि तुम लोगों ने सारे एटॉमिक नंबर्स याद किए होंगे। तो आज हम लोग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है, ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो सब हाईलाइट कराऊंगी और तुम लोगों को नोट्स बनाते जाना है। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, कि भाई सोडियम आयन कैसे बनेगा। अब जो हमारा एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है, और हमारा जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था 281 होता है। सो 281 है, तो अगर हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी ये वाली जो शेल है, सेकेंड शेल है, जिसको 8 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो फुली फिल्ड हो जाएगी। तो जब हमारी ये सेकेंड शेल फुली फिल्ड हो जाएगी तो हमारा सोडियम तो यही चाहेगा कि भाई मेरी ऑक्टेट पूरी हो जाए और मैं नोबल गैस बन जाऊं। तो इसीलिए जो हमारा सोडियम मेटल है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बन जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये सोडियम आयन में बन गया। तो अब इसका सोडियम आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन रह गया ना बेटे, वो रह गया हमारे पास 2,8। ठीक है, तो अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा आ गया। अब न्यूक्लियस जो है हमारे पास, उसके पास प्रोटॉन्स भी 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं जब सोडियम एटम है। लेकिन जब वो सोडियम आयन बन गया तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 281 से किस में चेंज हो गया, 28 में, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब क्लोराइड आयन, अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना तुम लोगों को, 287 है। अब भाई इसके पास आउटर मोस्ट जो KLM थर्ड शेल है उसमें सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये बन जाएगा बेटे 288। तो जैसे ये 288 बनेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर्गन जो कि नोबल गैस है उसके जैसा आ जाएगा। तो ये खुश हो गया कि भाई अब मैं स्टेबल हूं, मुझे कोई काम करना नहीं है। तो ये बन गया हमारा बेटे 288। सो क्लोरीन जो है, after gaining one electron it becomes 288 and it is called now chloride ion. So chloride ion बन गया। अब हमारा सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, देखो सोडियम ने क्या किया बेटे, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल थी, हम पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे जैसे हमने कार्बन वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नॉन मेटल्स के लिखे थे जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अब यहां पे हमने आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो यहां पे कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला एलिमेंट पूरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, लेकिन कोवेलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग थी। अब ये हमारे सोडियम का मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया जो उसके M शेल में है 281। ठीक है, अब यहां मैं क्लोरीन बना रही हूं बेटे, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। इसके अंदर 287 है, तो हम उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको अगर एक मिल जाए तो इसकी 8 पूरे हो जाएंगे, और ये अपना लूज कर दे तो ये 2 और 8 यानी कि सेकंड शेल इसकी फुली फिल्ड हो जाए। अब ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है। अब यहां भेज देगा तो क्या बनेगा बेटे, तो ये हमारे पास सोडियम बन गया। सोडियम के पास जो है पूरी शेल फुली फिल्ड हो गई, तो यहां हम इसको ऐसे लिख देंगे, और यहां क्लोरीन की भी फुली फिल्ड शेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। लेकिन जो सोडियम है वो अब हमारा प्लस आयन है, और जो क्लोराइड है हमारा बेटे वो हमारा नेगेटिव आयन है। सो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के पास आ गए, और हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक बॉन्ड। तो इस टाइप के बॉन्ड जिसमें एक एटम लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है और दूसरा एटम गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और नेगेटिव आयन बना देता है, यानी कि कैटायन और एनायन। तो जो ये अपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय losing or gaining of electrons. So here one atom loses one or more electrons and the another atom gains these lost electrons by the first atom. ठीक है। सो इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, तो हमारे पास अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तुम लोगों को मालूम है ना, 12 है बेटा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम KLm है ना 282। सो अब अगर ये मैग्नीशियम अपने M शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, सो इट विल बिकम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। सो ये क्या करेगा बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा and it will become magnesium 2 positive and it has lost 2 electrons। लेकिन अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड नोबल गैस के बराबर आ गया। नाउ इट इज स्टेबल, क्योंकि इसकी ऑक्टेट हमारी कंप्लीट है। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करना चाह रहा है। सो क्लोरीन का अभी अभी हमने लिखा भाई 287 है। अब क्लोरीन क्या करेगा बेटे, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो Cl नेगेटिव बन जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो होता है 288। लेकिन मैग्नीशियम भाई साहब ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे और क्लोरीन को तो एक ही चाहिए। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए 2 क्लोरीन आएंगे, तभी तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को तुमने हमेशा इक्वल करना है। उतने नंबर ऑफ, अगर नेगेटिव पे ज्यादा चार्ज है तो पॉजिटिव ज्यादा करोगे तुम लोग, ठीक है। तो यानी कि हमको वो बैलेंस रखना है बेटा। तो अब ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, सो मैग्नीशियम हमारा 2 क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन करेगा। तो जब ये मैग्नीशियम हमारा 2 क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन करेगा, तो ये देखो ये ऐसे कंबाइन करेगा। हम क्या करेंगे, पहले हमने मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये हमने उसके बनाए। अब मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटे वो दूसरे क्लोरीन को दे रहा है। इसीलिए Mg के ऊपर हमने 2+ चार्ज लगाया है और क्लोराइड के ऊपर हमने -1 है और 2 लिख दिया। सो जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आया वो आ गया हमारा MgCl2, क्योंकि एक Mg के साथ 2 क्लोराइड आयन कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज MgCl2। और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, ऐसे जो हमारा कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो NaCl, MgCl2, PbCl2, KCl, है ना, ये सारे हमारे कैसे कंपाउंड्स हैं, ये सारे हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे कैसे बेटे, ऐसे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे ऐसे, ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब हमको सोडियम ऑक्साइड अगर बनाने को एग्जाम में आता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, तो हम लोग कैसे आगे चलेंगे। देखो बेटे, सोडियम ऑक्साइड के लिए सबसे पहले तुम लिखोगे ये कि भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
क्योंकि सोडियम के पास था बेटा 281, जब ये लूज कर देगा तो ये 28 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो ये स्टेबल बन गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमने ऑक्सीजन को भी लिखा। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन होता है बेटे हमारा 8 एटॉमिक नंबर, तो 2,6। तो ऑक्सीजन के पास हमारे 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ना बेटे, तो ये अब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेगा? हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। सो 2 सोडियम आयन बनाएंगे और वही 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 नेगेटिव। सो आप इसका इलेक्ट्रॉन ये जो फॉर्मेशन है वो कैसे दिखाएंगे हम लोग यहां लिखेंगे सोडियम। सोडियम के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। यहां हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके ऊपर हम डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। अब इसके ऊपर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे बेटे। फिर से हम सोडियम लिख रहे हैं, सोडियम के पास फिर से एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने सोडियम यूज हो रहे हैं बेटा? यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो यानी कि क्या फॉर्मेशन हो गई? दिस प्लस दिस। तो हमारे पास एक सोडियम आयन यहां बन गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है वो हमारा यहां हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसके ऊपर 2 नेगेटिव और एक और सोडियम जो है वो हमारा इधर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है दैट इज Na2O। ये हमारा क्या बन गया? Na2O बन गया बेटे। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O। इसी तरीके से तुम लोग सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबके बना के और हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिख देंगे और चाहे हम एक लेफ्ट में और एक उसके राइट में लिख देंगे तो भी हमारे पास सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाते हैं। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो हमने सिंपल मैग्नीशियम के 2 लिखे और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और हमारे पास Mg2+ और ऑक्सीजन के ऊपर हमारा 2- आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब देखो बेटे आयोनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स किया था और उनकी प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही हम इनकी करेंगे। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बने कैसे बेटे? जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि बेटे यहाँ अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिव चार्ज आयन होता है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और जो हमारे ये कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोल देते हैं। समझ आ गया होगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, आप देखो बेटे, आप क्योंकि बेटे अपोजिट चार्जेस है ना यहाँ पे, तो उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, और इसीलिए हमारे जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड्स। ठीक है, सेकंड है बेटा जनरली ये ब्रिटल होते हैं, तो जैसे ही हम इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सो आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड वो टूट जाएंगे, दे ब्रेक इनटू पीसेस। अब है बेटे हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो बेटे सॉलिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है,
तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल सी बात है बेटे कि हाई ही होगा, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके अंदर, तो जब अपोजिटली चार्ज आयंस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अब चलते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी की। दे आर सो, अब इनके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो जिनके पास भी बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं। और पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर कंपाउंड्स, अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे पानी है हमारा, सो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बेंजीन की बात करें, सो बेंजीन इज अ नॉन पोलर। तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, they are soluble in polar solvents, but they are insoluble in non-polar solvents like benzene, ether, alcohol, kerosene and petrol. So they are soluble in polar solvents like water, but they are insoluble in non-polar solvents like our alcohol, ether, benzene, etc. Right? Now there is conduction of electricity. Very very important. So इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज है ना बेटे, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के पूछता है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सो ये सारी चीजें जो है ना बेटे, तो ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही। ठीक है, कि भाई पानी में सॉल्युबल है या नहीं है। अब देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, सॉलिड स्टेट में तो बेटे इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई सॉलिड में तो पार्टिकल्स ही इतने पास पास चिपके हुए हैं कि बेचारे पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे, तो कंडक्ट कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, या तो वो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर हमने उनका मोल्टन सॉल्यूशन यानी कि मेल्ट बना लिया, मेल्ट मोल्टन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों फॉर्म में उनके पास फ्लो करने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द aqueous solution or in the molten state because charged particles are present to flow, और उन फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ही हमारी क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब है हम अगर किसी भी कंडक्टिव सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को टेस्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमने एक बीकर ले लिया बेटे, उसमें हमने एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिया, और फिर हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लिए, ग्रेफाइट की रोड्स लगाई हैं, उनको बैटरी से कनेक्ट किया और एक बल्ब लगा दिया। जब हम यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे, तो हमारा जो ये बल्ब है, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन लिया हमने, तो ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स है ना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब है बेटे मेटल्स। अब हम एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे मुझको जो मेरे पास ऑफलाइन भी आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमको समझ नहीं आता है। तो बेटे हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान से करना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है ना। तुम लोगों को थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखनी है और प्रॉपर तरीके से इनको एक बार ही सुनो और लिखते जाओ। लिखना, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से ना बेटे नंबर नहीं आते हैं। वीडियो देखने से हमें ये लग रहा है कि भैया हमें समझ आ गया, बट साथ साथ जब अपनी नोटबुक और पेन भी साथ रखोगे और साथ साथ लिखते जाओगे, तो ये तुम्हें साथ साथ लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल वैसे भी स्लो तरीके से पढ़ाती हूँ, कि जैसे क्लास में तुम्हें समझ आ रहा है, उतना ही स्लो तरीके से मैं यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम लोगों के बेटे मार्क्स आए। ठीक है, तो तुम अच्छे से खूब 100 में 80 में से 80 है ना, 80 में से 78, तो 75 से नीचे तो नंबर आने ही नहीं चाहिए, इतने आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। तो अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो हमारे मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में जो है डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। तो जो हमारे अर्थ क्रस्ट में बेटे
जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सी वाटर में मिल गया। लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कॉपर है, मरकरी है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो जिस फॉर्म में नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स that occur naturally in the earth's crust, they are called minerals। अब मिनरल्स तो कहीं पे भी है कि भैया ये कंपाउंड यहां मिल गया, ये कंपाउंड यहां मिल गया, लेकिन कई जगहों पे ना बेटे इनकी कंसंट्रेशन परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है किसी भी एलिमेंट की, तो उसको हम लोग और कह देते हैं। यानी कि जहां पे हम इकोनॉमिकली निकाल पाए और अमाउंट भी उसका ज्यादा हो, तो वहां पे हम लोग प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली जहां से हम किसी भी मेटल को निकाल पाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओर। सो ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम वेयर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड profitably and conveniently. So ores are the minerals. So all minerals are not ores, but all the ores are minerals. ये ध्यान रखना है। So ores are the minerals from which a metal can be extracted profitably and conveniently, क्योंकि वहां पे बेटे हाई परसेंटेज होता है पर्टिकुलर मेटल का, तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझ आया? अब देखो ये हमारे हम जो मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन करने में हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स हैं बेटे, कुछ हमारे मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट वालों को हम कहते हैं कि वो नेटिव स्टेट में मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। सो हम मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक हम कहेंगे भाई बहुत इंटेलिजेंट है ना, हाईली रिएक्टिव, जैसे हमारी क्लास में भी होता है, एक बहुत बच्चा इंटेलिजेंट है ना भाई, ये तो टॉपर ही है। दूसरा हमारा मीडियोकर, मीडियम जो रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। और फिर हमारे पास मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो ये हमारे पास मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है। फिर है हमारे पास मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और फिर है हमारे पास मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं वो हमारे यहाँ बेटे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनको हम हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट्स। मीडियम वाले जो हैं हम उनको हम रिडक्शन से निकालते हैं। तो कॉपर तक, जिंक से लेके जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, दे आर metals of medium reactivity and we use reduction method। so reduction में हम उनका कार्बन से करते हैं। अब है metals of low reactivity, silver and gold, they are metals of low reactivity और वो native state में मिलते हैं, यानी कि elemental form में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है कि कितने टाइप की हमने मेटल्स को क्लासिफाई किया, हाई रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। अब है बेटे हम स्टेप्स जो है हमने एक टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया है जो एनसीईआरटी में भी सेम है। तो हम कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे वो लिखा हुआ है इधर देखो। जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं उनको तो बेटे हम उनका मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो सबसे सिंपल मेथड है ये। ठीक है, अब जो हमारे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं इनके लिए हमें थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि भाई ये रिएक्ट करते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें इनके जो है थोड़ा सा कुछ कुछ तो इनके साथ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहला ये हमारे जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं ना बेटे, 3 टाइप के ओर्स में मिलते हैं। एक होते हैं ऑक्साइड ओर्स, एक कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स। जो हमारे ऑक्साइड ओर्स हैं, ऑक्साइड ओर से मेटल को लेना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ऑक्सीजन है, सिंपल हमने उसको हीट किया तो वो मेटल का के फॉर्म में रिडक्शन हो गया उसका, और फिर हमने उसका प्योरिफिकेशन कर दिया। तो अब ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। कईयों का सिंपल होता है कि सिंपल हीटिंग से ही हो जाता है रिडक्शन। अब
कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स, इनके लिए हम एक अलग मेथड यूज करें, C फॉर कार्बोनेट एंड C फॉर कैल्सिनेशन। सो जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनको भी पहले हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे, तो उनको हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हीट करते हैं, तो जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को जब हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो तुमने याद कैसे रखना है, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। सो कार्बोनेट ओर्स को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो हम उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और जो ऑक्साइड बन गया फिर उसका रिडक्शन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करा, ऐसे ही हमने पहले ये कार्बोनेट वाले को ऑक्साइड में चेंज किया और फिर हमने उसका रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन के बाद का स्टेप हमारा प्योरिफिकेशन है। अब ऐसे ही बेटे सल्फाइड ओर, अब तुम लोग खाते हो ना कि रोस्ट कर दिया है ना, तो रोस्टेड क्या क्या, जैसे हम लोग मूंगफली रोस्ट करके खा लेते हैं, है ना, मखाने रोस्ट करके खा लेते हैं, पनीर टिक्का खाते हो, दैट इज रोस्टेड। तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि जब खूब खुली हवा में चीजों को बर्न करके हीट कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। सो इन द एक्सेस ऑफ एयर जब हम हीट करते हैं, सो एक्सेस ऑफ एयर में सल्फाइड ओर्स की हीटिंग होती है। तो ये सल्फाइड ओर्स को जब हम हीट करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, क्योंकि इसमें एयर क्वांटिटी एक्सेस में लेते हैं। और जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये भी हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्साइड वाले को फिर से हम क्या कर देते हैं बेटे, रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन के बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं, ठीक है। अब है बेटे हमारे पास मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, तो उनको पहले रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग के बाद उनको हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उनकी रिफाइनिंग कर देते हैं। तो ये तुमको फ्लो चार्ट याद रखना है 2 बार 3 बार, तो तुमको ज्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है भाई। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स हैं तो रोस्टिंग, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो भाई रिडक्शन करना ही करना है, और रिडक्शन के बाद प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास, अब देखो बेटे सबसे पहला स्टेप होता है, अब क्योंकि बेटे बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में ओर्स मिलते हैं, तो हम अब इतने बड़े पत्थर से ऐसे तो निकालना नहीं जाएगा कुछ भी। तुमने कई बार देखा होगा कि नमक लेके घूम रहे होते हैं, तो वो बड़े बड़े पत्थरों में ही तो नमक होता है ना, NaCl भी। तो ऐसे ही हमारा जो ओर्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उनमें बहुत सारी सैंड और रॉकी मटेरियल होता है। तो जो ये इम्प्योरिटीज होती हैं, इनको हम लोग, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं जैसे सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थ पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका, इन सब को हम लोग कहते हैं गैंग। तो ये हमारे जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो किसी और में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं गैंग। एंड बिफोर एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल, हम उनको रिमूव करते हैं गैंग पार्टिकल्स को। तो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के जो मेथड्स हम यूज करेंगे वो डिपेंड करते हैं बेटे डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड द गैंग। तो भाई अगर हमारा ओर है, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उसके बेस पे हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। और अब जब हमने गैंग पार्टिकल्स को निकाल लिया तो बेटे हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। कंसंट्रेटेड मींस जिसके अंदर काफी हाई परसेंटेज है मेटल की, ठीक है। सो पहले तो उसमें बहुत सारी मिट्टी विट्टी सब था, लेकिन अब क्योंकि हमने उसमें से गैंग को निकाल दिया, तो अब हमारे पास हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल आ गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। भाई हमने एनरिचमेंट कर दिया, हमने गंदगी को बाहर कर दिया। अब लो मेटल्स जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में लो हैं, उनका सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं बेटे। सो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, मरकरी, कॉपर, सो दे आर
प्लेस्ड क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो हमारे सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, और ऑक्साइड्स को हम सिंपल हीटिंग से ही रिड्यूस कर देंगे। तो मरकरी है, मरकरी का और होता है हमारा सिनेबार, HgS, दिस इज सिनेबार, ठीक है। ऐसे ही जिंक का और होता है जिंक सल्फाइड, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि व्हाट इज सिनेबार, सिनेबार इज द सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी, व्हाट इज जिंक ब्लेंड, इट इज द सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। आप देखो मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम करेंगे, सो हम इसका सल्फाइड ओर, जिसको हमने क्या बोला बेटे, सिनेबार बोला, उसको हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन में हीट करते हैं। सो ये जो हमारा हीट करेंगे, तो क्योंकि एक्सेस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और रोस्टिंग में जो HgS है, ये किस में चेंज हो गया बेटे, HgO में चेंज हो गया, और हमारे पास SO2 गैस लिबरेट हो गई। सो ये हमारे पास है कि जब हमने HgS को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि हमने उसकी रोस्टिंग कर दी, तो वो HgO प्लस SO2 में चेंज हो गया। अब स्टेप 2, ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्सीजन को तुमने रिमूव करना है, तो हम ऑक्सीजन HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, तो सिंपल मरकरी मेटल लिक्विड और ऑक्सीजन निकल जाती है। सो मरकरी मेटल जो है वो सिंपल हीटिंग से ही बन गया, ठीक है। जिंक वाले में हमें लेना पड़ेगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सिंपल मरकरी की एक्सट्रैक्शन थी। अब है बेटे पास हमारे पास कॉपर की एक्सट्रैक्शन। कॉपर जो है, इसके सल्फाइड ओर को बिल्कुल वैसे ही हीट करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, कॉपर का जो सल्फाइड ओर है, दैट इज कॉल्ड कॉपर ग्लैंस। सो कॉपर ग्लैंस को जब हम लोग ऑक्सीजन में हीट करेंगे, क्योंकि सल्फाइड है तो रोस्टिंग ही होगी बेटे, तो हमने एक्सेस ऑफ एयर ही लेनी है। तब एक्सेस ऑफ एयर लेंगे तो सारा का सारा कॉपर सल्फाइड एकदम से किस में चेंज हो गया हमारे पास, ये कॉपर 2 ऑक्साइड में, ठीक है। तो लेकिन बाकी का, अब हमने अगर ये 10 किलो लिया तो 5 ही किलो चेंज होगा, मींस कुछ पार्ट फिर भी कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में रह जाता है। तो कुछ पार्ट जो हमारा कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ वो इस तरीके से हो गया, और उसका जो सल्फर था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 में, तो ये हमारे पास Cu2O बना, और कॉपर ग्लैंस होता है Cu2S। अब जो बाकी का बचा हुआ हमारा कॉपर सल्फाइड उसी में था, अब हम उसको फिर से हीट करते हैं। सो वो जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, वो ही उसी में हमने क्या करा, कॉपर सल्फाइड भी अभी है, तो हम उसको फिर हीट करेंगे, तो हमारे पास कॉपर मेटल बन जाएगा, और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब है बेटे जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं, उनको हम कैसे करें, है ना, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। सो उनका एक्सट्रैक्शन होगा जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। कॉपर जो है लो रिएक्टिविटी में भी आता है जब वो सल्फाइड ओर है, ठीक है। और जिंक, आयरन एंड लेड, इनका हम अभी जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में है, इनका एक्सट्रैक्शन, तो कॉपर को दोनों में काउंट करते हैं, ठीक। अब ये मिडल में है, एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो हम उनके जो ऑक्साइड्स बन गए उनको हीट करेंगे, चाहे कार्बन के साथ, किसी किसी को एल्यूमिनियम के साथ भी, किसी को सोडियम और कैल्शियम के साथ भी हीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम मॉडरेटली जो भी हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब नेचर में कुछ तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ हमारे कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, और कुछ हमारे सल्फाइड की फॉर्म में। तो जो हमारे ऑक्साइड है वो तो सिंपल है बेटा, हीट कर देंगे हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, लेकिन जो हमारे सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हैं उनको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन जो है वो इजी हो जाता है।
और जो हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी जो मैंने बताया, C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन। सो जब हम कार्बोनेट्स को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और जब हम सल्फाइड्स को करते हैं तो भाई खुली हवा है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। सो रिडक्शन से पहले हम कार्बोनेट और सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी इजी हो जाता है। अब देखो बेटे, कैल्सिनेशन इट इज बता चुकी हूं, अब तक तो याद ही हो गया होगा तुमको। अब जैसे जिंक कार्बोनेट मिला, जिंक कार्बोनेट एक कैलामाइन इसको हम कहते हैं, कैलामाइन ओर। सो कैलामाइन ओर मींस जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हमने हीट किया लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो ये किस में चेंज हो गया? जिंक ऑक्साइड में, और CO2 इवॉल्व हो गई और जो ये जिंक ऑक्साइड बन गया। अब इस जिंक कार्बोनेट्स को पहले हमने किस में कन्वर्ट किया? जिंक ऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड को फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटे? जिंक के अंदर। ठीक है, अब रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं? जब सल्फाइड और ले रहे हैं हम जिंक का, तो हम उसको एक्सेस ऑफ एयर में जब हीट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बहुत बार आता है, तो तुमको सिंपल जिंक के ही दोनों ओर्स लेके एग्जांपल दे के समझा देना है कि जब हमने जिंक कार्बोनेट लिया तो भाई जिंक ऑक्साइड बना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हमने जिंक सल्फाइड लिया, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो भी हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया। सो दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जिंक ब्लेंड अभी मैंने बताया था, जिंक ब्लेंड इज ZnS। उसको जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट करते हैं, रोस्टिंग, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बन गया। अब रोस्टिंग ने भी जिंक को जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, और कैल्सिनेशन ने भी जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करा। दोनों मेथड से जो आया जिंक ऑक्साइड, अब उसको हम रिड्यूस कर लेंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन हम जिंक के लिए जनरली कार्बन ही यूज कर लेते हैं। सो कार्बन के साथ यानी कि कोक के साथ जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, तो हमारे पास जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड को हमने क्या करा? कोक की फॉर्म में कार्बन लिया, उसके साथ मिक्स किया, और फिर हम एक फर्नेस में, फर्नेस होते हैं बड़े बड़े से, जैसे ईंट के भट्ठे देखे होंगे ना, जहां ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, इसी तरीके से मेटलर्जी के लिए भी बहुत बड़े बड़े फर्नेस होते हैं। ठीक है, तो जो फर्नेसेस होते हैं उसमें हमने वो इतना सारा ऑक्साइड डाल दिया, उसके अंदर हमने कॉक मिक्स कर दिया, और फिर हम उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन और जिंक एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये हमारा एक्सट्रैक्शन विद कार्बन हो गया। अब दूसरा एक्सट्रैक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ किस किस का करते हैं? तो जो मैंगनीज है, जो क्रोमियम है, उनका वो ऑक्सीजन की उनके लिए उनकी एफिनिटी मीन्स लव, देयर लव फॉर ऑक्सीजन इज मच मोर देन कार्बन। सो इसीलिए उनके ऑक्साइड्स को हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मैंगनीज और क्रोमियम का जब भी हमको रिडक्शन करना है बेटे, तो हम लोग कैसे करते हैं? उनको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करेंगे। सो एल्यूमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनको ऑक्सीजन बहुत अच्छी लगती है, तो ये अब कार्बन आएगा तो कार्बन को उतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये अपनी ऑक्सीजन उसको यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब ये जो हमारे पास है, हमने क्या लिया? MnO2। MnO2 को जब हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां हम एल्यूमिनियम पाउडर को क्या ले रहे हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और मैंगनीज डाइऑक्साइड हमारा ओर है। ठीक है, अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना बेटा, तो हमें क्या मिल रहा है? लिक्विड मैंगनीज मेटल, और एल्यूमिनियम चेंज हो रहा है Al2O3 में, और इस रिएक्शन में ना बेटे काफी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया?
तो ये ध्यान से लिख लो रिएक्शन भी। और इस रिएक्शन में क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है तो MnO2 तो Mn में चेंज हो गया और हमारा जो है एल्यूमिनियम वो किस में चेंज हो गया, Al2O3 के अंदर चेंज हो गया। अब जो एल्यूमिनियम है ना बेटे महंगा है, कार्बन कोक सस्ता है, सो ये हम एल्यूमिनियम को सब में यूज नहीं करेंगे, हम कुछ सेलेक्टिव केसेस में ही एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास, तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि जिंक को हमने कैसे करा, यूजिंग कार्बन, और मैंगनीज और क्रोमियम को हमने कैसे करा, यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, सो नोट्स इसके बना लेना। अब देखो बेटे थर्माइट रिएक्शन या थर्मेट रिएक्शन जो है हमारा, तो जब हम किसी भी मेटल को के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हीट करते हैं तो उसके अंदर जो वो रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हाईली एक्सोथर्मिक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब जैसे एल्यूमिनियम ने पीछे हमने किया MnO2 को रिड्यूस करा था, अब ऐसे ही ये हमारे पास Fe2O3 को भी रिड्यूस कर देता है आयरन में, और आयरन हमारा लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, अब क्या किया हमने, पीछे हमने किया था MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, और यहां हम कर रहे हैं बेटे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। आया समझ में? तो जब हमने इसको हीट किया तो लिक्विड प्लस Al2O3, अब इसको बैलेंस कर देंगे हम, 2Al है ना, और हमारे पास 2 आयरन। ठीक है, सो ये रिएक्शन है, इसमें साथ में क्या लिबरेट हो रही है बेटा, बहुत सारी हीट लिबरेट हो रही है, यानी कि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो मोल्टन आयरन है ना, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जो ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स होते हैं जहां क्रैक्स आ गए हैं तो वहां पे हम इसको, इस रिएक्शन को यूज करते हैं, या फिर कोई मशीन पार्ट्स ब्रेक हो गए हैं तो वहां भी हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं, और क्योंकि बहुत हीट यूज निकल रही है, दिस इज थर्माइट रिएक्शन। अब है बेटे मेटल्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे टॉप रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनका भी एक्सट्रैक्शन आज हम लोग करते हैं, ये तुमने याद आज ही कर लेना है। अब देखो बेटे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अब ये हाईली रिएक्टिव है, सो कार्बन से इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इनके ऑक्साइड्स स्टेबल हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज कार्बन बिकॉज these metals have higher attraction or affinity for oxygen than carbon, तो हम इसलिए इनके लिए कार्बन यूज नहीं करेंगे। अब कार्बन जब इनमें से निकाल नहीं सक रहा, और दूसरा अब हम इनको फ्री मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और हाईली रिएक्टिव हैं तो उनके ऑक्साइड्स को हम क्या करते हैं बेटे, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, यानी कि हम उनके मोल्टन सॉल्ट बनाएंगे और मोल्टन सॉल्ट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, जैसे हमने एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था, यहां हम इनके मोल्टन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि जब किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस बन जाते हैं, डीकंपोज हो जाता है, जैसे थर्मल डिकंपोजिशन किया था ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस भी तो किया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोल्टन NaCl लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल गई। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर Na पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे। अब देखो जब हमारे पास मोल्टन NaCl है, यहां हमने ले लिया बेटे मोल्टन NaCl, ठीक है, मोल्टन NaCl के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, कार्बन रोड्स डिप कर दी, और यहां हमने बेटा बैटरी लगा दी। ठीक है, अब जो छोटा एंड ऑफ द बैटरी होता है दैट इज पॉजिटिव, जो बड़ा एंड होता है नेगेटिव, ये तुमको मालूम है। अब क्योंकि बेटे हमने इसमें ले लिया था NaCl, सो NaCl किस चीज में ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव में और
Cl नेगेटिव में। अब हमें पता है कि अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, तो Cl वाले जो आयंस है ना बेटे, Cl वाले हमारे आयंस जिनको मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, वो सारे यहां पहुंच जाएंगे, यानी कि एनोड के पास। ठीक है, और जो हमारे सोडियम आयंस हैं जिनको मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूँ, तो सारे सोडियम आयन हमारे यहाँ आ गए कैथोड के पास। तो अब हम रिएक्शंस लिखेंगे किस किस की, एनोड की और कैथोड की। अब देखो एनोड पे कौन गया, क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस के पास नेगेटिव चार्ज है, वो अपने क्लोराइड आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे और Cl2 में चेंज हो जाएंगे, यानी कि एनोड पे हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। अब आते हैं बेटे हम कैथोड पे। कैथोड पे हमारे पास कौन है, कैथोड पे हमारे पास सोडियम आयंस गए। सोडियम आयंस क्या करेंगे, जो ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सोडियम में चेंज हो जाएंगे। सो सोडियम विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। सो ये हमने तो कैथोड पे हमें सोडियम मिल गया और एनोड पे हमें क्लोरीन मिल गया। लेकिन इसमें मोल्टन ही लेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक्वस में बेटे वाटर के भी आयंस आ जाएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। अब वो भी रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो वो तो अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें वहां सोडियम मेटल नहीं मिलेगा, वहां हमें NaOH सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन का नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो ये तो थी बेटे हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड लो रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। सो अब हमने डिफाइन करनी है टर्म्स मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। ये तुम लोग लिखोगे डेफिनेशंस, ठीक है, यहां मैंने दी हुई है, देख लो। अब है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम लोग अब कैसे करते हैं, जो मेटल्स हैं अभी तक जो हमें मिल गए वो प्योर स्टेट में नहीं थे। प्योर स्टेट मीन्स अभी भी थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज हैं। तो हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करेंगे। तो हम रिफाइनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ये भी एक प्रोसेस होता है बेटे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी हम वही जो मेटल हमें मिला, सो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स को रिफाइनिंग कहेंगे। सो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, इसमें वापस से इलेक्ट्रोलिसिस होगा, लेकिन देखो कैसे। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ना हम लोग, तो वही हम एक बिल्कुल पतली रोड प्योर मेटल की लेंगे और एक मोटी रोड इम्प्योर मेटल की लेंगे। ठीक है, तो अब कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, इन निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की रिफाइनिंग हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करते हैं। तो थिक ब्लॉक लेंगे हम इम्प्योर मेटल का और एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे प्योर मेटल की, और प्योर मेटल वाले को हम कैथोड यूज करते हैं। और यानी कि हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव वाला जो छोटी वाली डंडी लगाते हैं ना बैटरी की, सो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से तो हम प्योर वाले को कनेक्ट करते हैं बेटे, और मोटा जो हमने ब्लॉक ले लिया एनोड बना देते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो और फिर हम क्या करते हैं, नीचे जो कंटेनर लिया उसमें उसी मेटल का जिसकी हमने रिफाइनिंग करनी है, उसी का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। सो इम्प्योर मेटल जो है वो क्या करता है बेटा, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये देखो अब हमने क्या करा, कॉपर का है, हमने एनोड मोटा ले लिया और हमने कैथोड पतला ले लिया, और इसमें हमने कॉपर का ही सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सो कॉपर आयंस, ये एनोड वाले, यहाँ एनोड से निकलते हुए कॉपर आयंस इसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये एनोड हमारा धीरे धीरे पतला होता जाएगा, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे बैठती रहेंगी,
उन इम्प्योरिटीज को हम कह देंगे बेटे एनोड मड। और ये हमारा जो कैथोड है ना, जो पतली सी स्ट्रिप ली थी, उस पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और ये हमारा जो है रॉड मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये एनोड जो हमने इम्प्योर लिया था उसको प्योर कर दिया, यानी कि यहां से प्योर मेटल निकल निकल के, तो जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे तब तक ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा और यहाँ पे हमारे इम्प्योरिटीज जमा होती जाएंगी, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। सो ये प्रोसेस था बेटे हमारा प्योरिफिकेशन का। ठीक है, सो इसके अंदर मैंने तुमको सब बता दिया कि क्या करना है। सो अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच गया है कोरोजन का, वो हम अगली क्लास में करेंगे।